आई एम होपिंग सब लोग बहुत बढ़िया हैं. आई एम ऑल गुड. दिस इज राधिका दुआ, योर co-explorer, mentor and learning buddy for this amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective field. Having said that, I know हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, बहुत बहुत आगे आ गए हैं हम जर्नी में अपनी. बट अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने कवर नहीं करा. वी हैव नॉट कवर्ड ROC फॉर्म्स. कंपनी एंड ROC फॉर्म्स तो अभी तक हमने देखे नहीं. कंपनी क्या होता है, कंपनी को कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं. Then again, what are the forms related to it? What are the various ROC forms that are available there, which will be helpful in your daily life, in your professional life? वो सब तो कवर ही नहीं करा. आज वो ही कवर करेंगे. Now that you have a proper understanding of how things work, now it is the right time कि हम लोग कंपनी एंड ROC फॉर्म्स को आगे लेके जाएं. चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी इस अमेजिंग सी सेशन को. बहुत ही मजेदार तरीके से सब कुछ, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे. जब आज तक हम सब कुछ कवर करते आए हैं, अब भी हम आगे सब कुछ ही कवर करेंगे. चलिए आइए आगे चलते हैं और बढ़ते चलते हैं. बढ़ने जाना है हमको, बढ़ते ही जाना है, कहीं नहीं रुकना. राइट, लेट्स मूव अहेड. चलिए आइए शुरू करते हैं. कंपनी एंड ROC फॉर्म्स बाय राधिका दुआ, योर co-explorer and mentor and your learning buddy too. I'm learning with you. So let's start. दोबारा से पढ़ना शुरू कर देते हैं. What is a company? A company is a legal entity. पहली बात तो लीगल एंटिटी है ये. इसको in the eyes of law एक अलग से सेपरेट एंटिटी का दर्जा दिया गया है. It's a legal entity formed under Companies Act 2013. Right? It has a separate legal entity from its owner. Those are the shareholders, and it is registered with the registrar of company. कंपनी है भाई, एक कंपनी बनाई मैंने, ये कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं. एंड शेयर होल्डर्स कौन है? मतलब जो छोटे छोटे फ्रैक्शन है इस कंपनी के, इसको मैंने नाम दिया कि ये शेयर है. राइट, एंड आई वांट टू बाय शेयर ऑफ दिस कंपनी. मैं इस कंपनी में अपना हिस्सा खरीदना चाह रही हूँ. क्यों खरीदना चाह रही हूँ मैं इस कंपनी में अपना हिस्सा? बिकॉज आई वांट ओनरशिप हियर. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. तो मैंने एक छोटा सा शेयर खरीद लिया, किसी ने 4 शेयर खरीद लिए, किसी ने 10 शेयर खरीद लिए, किसी ने 1 शेयर ही खरीदा, किसी ने 2 शेयर खरीदे एंड सो ऑन. राइट, अब बताओ, अब ये जो कंपनी है, ये जो भी काम कर रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, ये जो भी बिजनेस कर रही है, ये इफ दिस कंपनी डज सम फ्रॉडुलेंट बिजनेस, कोई फ्रॉड, कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्टिव हो गया इसका, व्हाटएवर हाउएवर इट गोज, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इस कंपनी में किसको जिम्मेदार मानोगे? कौन है इस फ्रॉड के पीछे जिम्मेदार? ये जो इतने सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जिनको इस कंपनी में क्या काम चल रहा है, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, उसका अता पता भी नहीं है. राइट, उनको कुछ नहीं पता. दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर कैपिटल एप्रिसिएशन. मैंने पहले भी बताया, आप शेयर्स में इन्वेस्ट इसी 2 ही चीजों के लिए करते हो, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन और एक दूसरा डिविडेंड. राइट, वो तो सिर्फ इसके लिए बैठे हुए हैं. उनको लग रहा है कि कंपनी का अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा आइडिया है, इसमें पैसे लगा देते हैं, हम भी इसके मालिक बन गए हैं और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे हमको पैसे मिलते रहेंगे, हमने बस कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें तो बस इन्वेस्टमेंट करनी है. राइट, आप बताओ, अगर ये बिजनेस फ्रॉड कर दे, ये कंपनी फ्रॉड कर दे, तो क्या आप इन जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं इनको पकड़ेंगे? नो. राइट, you will say this business has committed fraud and this business is liable. That is why हमने बोला कि एक legal entity है, ये एक ऐसी person, ये अलग से in the eyes of laws it's a different entity, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर. ये इतने सारे ओनर्स हैं जिसके शेयर होल्डर्स हैं, इससे डिफरेंट आइडेंटिटी है इसकी. एंड इट इज रजिस्टर्ड विद ROC. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसको रजिस्टर करती है. रजिस्ट्रार ROC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है. इट्स द लीगल स्ट्रक्चर फॉर रजिस्टरिंग एनी कंपनी. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. What are the key features of a company? It's a separate legal entity. We understand that. It has a perpetual succession. मतलब ये आज से लेके अनंत काल तक के लिए चलने वाली है. हम कभी भी इसको ऐसे नहीं बोल रहे कि ये मर जाएगी. No, the company cannot die. It is immortal. Cannot die. Then
ये हमेशा आगे से आगे बढ़ती जा रही, कोई ना कोई इसका सक्सेसर आता रहेगा और ये चलती रहेगी। इसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट हैज द एबिलिटी टू ओन प्रॉपर्टी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को ले सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है तो इसके नाम पे फिर लायबिलिटी भी आएगी, इसके नाम पे फिर लायबिलिटी भी आएगी। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है, कंपनी के नाम पे असेट है, तो कंपनी के ही नाम पर लायबिलिटी भी होगी। देन इट हैज द कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, क्योंकि लीगल एंटिटी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट, ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। जब ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है तो आप इसको सू भी कर सकते हैं या आपको भी सू कर सकती है। इट हैज द कैपेसिटी टू sue you and to be sued by you। आगे बढ़ते हैं। So what are there different types of companies that are available? You can create a private limited company, मतलब आपकी कंपनी है, आपके शेयर्स हैं, आप इन शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि हर कोई आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बने, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग ही शेयर होल्डर बने और आप उन्हीं लोगों के पास अपनी ओनरशिप देना चाहते हो, अपनी ओनरशिप को ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहते, इसलिए आपने अपने आप को लिस्ट नहीं कराया है। दीज आर नॉट लिस्टेड कंपनी, इसलिए आपने आपको पब्लिक के लिए लिस्ट नहीं कराया है, पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही है। देन देयर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप चाहते हो कि पब्लिक भी अब आपके कंपनी में छोटे छोटे जो शेयर्स हैं इसके ऑनर बन सकते हैं, आप अपनी ऑनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो मतलब आप अपनी ऑनरशिप अपने हाथ से जाने दे रहे हो, अब जितनी और लोग बाय करेंगे इतना आपके पास ऑनरशिप कम रहेगी, राइट। सो दिस इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब आपने अपने आप को लिस्ट कराया है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे फॉर एग्जांपल एनएससी या बीएससी पे अपने आप को आपने लिस्ट करा लिया है, एंड नाउ पीपल कैन, पब्लिक एट लार्ज कैन इन्वेस्ट इन यू। देन देयर इज वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि नॉन वन पर्सन कंपनी, मतलब एक ही पर्सन है, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी, ऐसी कंपनीज जो काम करती हैं विदाउट द मोटिव ऑफ एनी प्रॉफिट, दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, दीज आर सेक्शन 8 कंपनी। देन देयर इज प्रोड्यूसर कंपनी एंड एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये ऑलरेडी इन डिटेल्स हम सारी की सारी कंपनीज कर चुके हैं, डिस्कस प्रीवियस क्लासेस में। नाउ आई वांट टू नो हाउ कैन यू क्रिएट अ कंपनी। भाई मैं एक कंपनी बनाना चाहती हूँ, अब मुझे कैसे पता चले कि मुझे क्या कंपनी बनानी चाहिए, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। मैं कंपनी खोलना चाहती हूँ, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, कैसे खोल सकती हूँ मैम, क्या एक अकाउंटेंट खोल सकता है कंपनी? यस, आप अब एक कंपनी खोल सकते हैं। क्या आप अकाउंटिंग की कोई कंपनी बना सकते हो? यस, यू कैन डू इट। जब फर्म बन सकती है, कंपनी भी बन सकती है, राइट। सबसे पहला स्टेप 1 शुड बी चूज द टाइप ऑफ कंपनी यू वांट टू फॉर्म, कौन सी कंपनी आप बनाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं, वन पर्सन कंपनी बनाना चाहते हो, या सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, मैक्सिमम जो 200 तक जा सकते हैं, और नेम आपका खत्म होगा इन वर्ड्स के साथ, प्राइवेट लिमिटेड आपके नाम के आगे हमेशा लिखा रहेगा। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हो तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स की कोई अपर लिमिट नहीं है, और आपका नाम खत्म होगा विद द वर्ड लिमिटेड टू इट्स। वन पर्सन अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर चाहिए और एक ही मेंबर चाहिए। यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको सिर्फ चैरिटेबल या फिर नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए अपने आप को आप बनाना चाहते हैं। आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि आप किस टाइप की कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, अब आपको लेने पड़ेंगे डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी लेना पड़ेगा आपको। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर है, क्यों करना है? इलेक्ट्रॉनिक साइन करने के लिए, फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए आपको चाहिए होता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर है बेसिकली आपके, क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपको बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने हैं। किसको? एमसीए को। एमसीए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आपको पूरा सारे आपका जो देख रेख करता है वो है एमसीए, राइट। हु नीड्स डीएससी? किसको चाहिए? सारे के सारे प्रपोज डायरेक्टर्स को, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी आप बना रहे हो, अगर आप उसमें डायरेक्टर बनना चाहते हो और आपका नाम प्रपोज भी हुआ ना तो आपको डीएससी चाहिए। और प्रपोज डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स टू द एमओए, अगर आप एमओए के सब्सक्राइबर हैं तो भी आपको डीएससी चाहिए ही चाहिए।
एट एनी गिवन कॉस्ट, आपको ये चाहिए। तो दो लोग हो गए जिनको चाहिए, सारे प्रपोज्ड डायरेक्टर्स एंड सारे सब्सक्राइबर्स एमओए के, इनको क्या चाहिए, डीएससी चाहिए, राइट। कैसे मिलेगा डीएससी? अप्रोच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जैसे ई मुद्रा पे, सिफी पे, एनएसडीएल पे जाइए, सबमिट करिए अपना पैन, आधार, फोटो एंड मोबाइल वेरिफिकेशन एक्सेट्रा, और वहां से ऑब्टेन कर लीजिए आप अपनी डीएससी। क्लास 3 रिकमेंडेड है ये, और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको, आपका नाम अगर प्रपोज है डायरेक्टर के लिए। अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आपको हम प्रपोज भी नहीं कर सकते डायरेक्टर बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है डिन के लिए। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आपको, आपने डीएससी ले लिया, अब आपका नाम प्रपोज हो गया फॉर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी, राइट। अब आपको ऑब्टेन करना है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि एक डायरेक्टर को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। ये एक यूनिक नंबर होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर डायरेक्टर के पास अलग होता है, राइट। दिस इज, जैसे आपका आधार कार्ड है, इट इज समथिंग विच इज यूनिक फॉर यू, राइट। ऐसे ही डिन इज यूनिक फॉर ईच डायरेक्टर। सो डिन इज अप्लाइड थ्रू स्पाइस प्लस फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 32, दिस इज द नेम ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू आप डिन अप्लाई कर सकते हैं। Maximum 3 directors can apply for DIN in Spice Plus form while incorporating a new company. एक new company बनाते वक्त maximum 3 directors Spice Plus form के थ्रू एक new company बनाते वक्त DIN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Then after that आपका पास DSC भी आ गई, आपके पास DIN भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अपना नेम अप्रूव कराना है। जो आप नाम रखना चाहते हैं उसको आप अप्रूव कराओगे और रन कराओगे थ्रू स्पाइस प्लस पार्ट ए। क्यों मैम, क्यों नाम क्यों अप्रूव कराना है? भाई ऑलरेडी एक मार्केट में कंपनी है जिसका, जो अमूल के नाम से फेमस है, राइट। अब मैं अपना नाम, मैं भी अपनी कंपनी का नाम अमूल रखना चाहती हूँ, मैं भी अपनी कंपनी का नाम अमूल रखना चाहती हूँ, रख सकती हूँ क्या? नो, दिस विल बी मिसलीडिंग। इसलिए पहले मुझे अपना नेम अप्रूव कराना पड़ेगा। इट शुड बी डिसेंट नेम। तो उसको रन कराओगे आप। रन मतलब उसको रिजर्व यूनिक नेम सर्विसेज के थ्रू या फिर स्पाइस प्लस पार्ट ए भर के आप अपने नाम को रिजर्व करा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन ईदर यूज रन, रन इज रिजर्व यूनिक नेम, मेरा यूनिक नेम को रिजर्व कर लो सर्विसेज के थ्रू, या फिर पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म को भर के आप अपना नेम रिजर्व करा सकते हैं, राइट। The company name must follow companies incorporation rule 2014। जो इनकॉर्पोरेशन रूल्स दे रखे हैं 2014 में, हर कंपनी को उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अपना नेम रखने से पहले। अवॉइड प्रोहिबिटेड वर्ड्स, आइडेंटिकल नेम्स और नेम्स वायलेटिंग ट्रेडमार्क्स। आप ऐसे नाम नहीं रख सकते जिसका पहले से कोई ट्रेडमार्क है। आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो आइडेंटिकल है अभी किसी कंपनी का, और आप प्रोहिबिटेड वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते अपनी कंपनी के नाम में। देन आपको क्या करना है, यू हैव टू अटैच डॉक्यूमेंट्स। दीज आर ऑप्शनल बट दीज आर रिकमेंडेड। हम अक्सर जब भी कंपनी बनाते हैं, इवन दो दे आर ऑप्शनल, वी डू अटैच देम। क्या अटैच करना है आपको? एनओसी अटैच करनी है फ्रॉम ट्रेडमार्क ऑनर्स इफ योर नेम इंक्लूड्स अ ट्रेडमार्क। अगर आपके नाम में कोई ट्रेडमार्क है और उसका ट्रेडमार्क ऑनर कोई और है तो आप वहां से एनओसी लेके आओ, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन लेके आओ अगर वो सिमिलर है नेम, अगर वो नेम सिमिलर है किसी ग्रुप कंपनी के, तो वहां का आपको क्या लेके आना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका नाम थोड़ा भी आइडेंटिकल हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, या फिर आपने किसी का ट्रेडमार्क यूज करा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिल करना है स्पाइस प्लस फॉर्म को, जिसमें इनकॉर्पोरेशन 32 भी आप लगाओगे फॉर कंपनी और इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना है। तो स्पाइस प्लस क्या होता है? स्पाइस प्लस इज अ वेब बेस्ड फॉर्म। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course?
2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा. 3rd, what is the syllabus for this course? And 4th, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स दे डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं, where you will get 40+ hours of practical training. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. अफोर्डेबल कोर्स है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ we have a 3-day refund policy for you. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. We have already trained 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. वेब मतलब ऑनलाइन फॉर्म है ये, जिसके 2 पार्ट हैं. पार्ट ए में आप नेम रिजर्व करते हो और पार्ट बी में आप इनकॉर्पोरेशन प्लस अदर सर्विसेज को लेके आते हो. ठीक है, तो पार्ट बी में क्या क्या आता है इसके. पार्ट बी में इनकॉर्पोरेशन आता है, यानी कि INC 32. देन अलॉटमेंट होती है DIR 3 में. पैन एप्लीकेशन होती है, EPFO एंड ESIC रजिस्ट्रेशन होती है, GST रजिस्ट्रेशन होती है और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट. ये सारी चीजें आपकी इस फॉर्म की पार्ट बी में होता है. गॉट इट. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू नाउ प्रिपेयर योर AOA एंड MOA. अब आपने सब कर लिया, DSC ले लिया, DIN ले लिया, आपने नेम भी रन करा लिया, स्पाइस A पार्ट भी भर दिया और पार्ट B पार्ट भी भर दिया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, MOA और AOA बनाना है. MOA इज व्हाट? MOA is your Memorandum of Association. बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप बताना चाहते हो कि मेरी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है और मेरे पावर्स क्या हैं. मैं ये कंपनी में क्यों, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है मेरा, स्कोप क्या है मेरा, पावर्स क्या है मेरी, ये सारी चीजें मुझे अपने MOA में बतानी है. फिर मुझे अपना AOA भी बताना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है मेरी कंपनी में जो मैं बना रही हूँ अपने लिए, मुझे वो वहां पे डिफाइन करने हैं. ठीक है, यू कैन यूज EMOA that is incorporation 32 form and EAOA that is incorporation 34 form for online submission. आप ये 2 तरीके के फॉर्म यूज कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन सबमिशन. देन यू हैव टू अटैच मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इन स्पाइस प्लस फॉर्म. क्या है ये डॉक्यूमेंट्स, आपको एक प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस देना है, जैसे आप कोई रेंट अग्रीमेंट दे सकते हैं, लीज डीड दे सकते हैं, NOC फ्रॉम ऑनर दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं नॉट ओल्डर देन 2 months, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल. राइट, आपको एक ID देना है और एड्रेस प्रूफ देना है, पैन, आधार, पासपोर्ट, वोटर ID एक्सेट्रा सब देना है आपको. फिर आपको एक डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स देना है. ये आप किस में दोगे, ये फॉर्म INC 9 में दोगे, ये ऑटो जनरेट करता है स्पाइस. ठीक है, और आखिरी में आपको कंसेंट देना है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. आप बता रहे हो कि हाँ आई एम रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर फॉर दिस कंपनी. ये कहाँ दोगे आप, या DIR 2 में दोगे. ये भी एक फॉर्म है, इसको आप DIR 2 में दोगे. उसके बाद यू विल सबमिट स्पाइस प्लस फॉर्म विद लिंक्ड फॉर्म्स. जिसके साथ लिंक्ड फॉर्म्स है उनको आप सबमिट करोगे, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन 32 को आप सबमिट करोगे, एजाइल प्रो S आप सबमिट करोगे,
INC 9 सबमिट करोगे, EMOA, EAOA, इनकॉर्पोरेशन 33, 34 आप सबमिट करेंगे. आफ्टर सबमिशन MCA विल वेरीफाई, क्योंकि अथॉरिटी कौन है आपको चेक करने के लिए, आपका माई बाप कौन है, MCA आपकी अथॉरिटी है, वो आपको चेक करेगी, वो वेरीफाई करेगी एंड दैट एवरीथिंग इज फाइन एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड. वो आपको COI देगी, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपको इशू करेगी विद CIN, दैट इज कंपनी का जो यूनिक नंबर है, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी के लिए पैन और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये सारी चीजें आपको कौन इशू करके देगा, MCA. गॉट इट. क्या आप समझ गए कि पूरा प्रोसेस क्या था कंपनी का? कितने सारे फॉर्म्स आए मैम इसके बीच में. अभी तो हमने सिर्फ इनकॉर्पोरेट करी है कंपनी और इतने सारे फॉर्म्स आ गए, हमें तो पता भी नहीं है कि हर फॉर्म का यूज क्या है. हम तो नाम भी आज पहली बार सुन रहे हैं. और अभी तो हमने छोटा सा काम करा, अभी तो हमने सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है, दैट्स इट. अभी तो हमने कोई बहुत मेजर काम करना भी शुरू नहीं करा. हाँ, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और हर फॉर्म का कुछ अलग पर्पस होता है जो हर वक्त अलग अलग जगह पर यूज होता है, राइट. So in today's class, I will tell you about all the ROC forms that there are. जितने भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के फॉर्म्स हैं, वो सारे फॉर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे. जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स नहीं है, विच आर नॉट वेरी यूज, मे बी वी कैन स्किप देम. बट जो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज में आते हैं और आपको लाइफ में यूज होने वाले हैं, दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस क्लास. ओके, चलिए शुरू करते हैं. चलो आप देख लेते हैं आगे क्या क्या है हमारे पास. ठीक है. अच्छा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे कंप्लायंस हैं. जैसे आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, बैंक अकाउंट खुलाने हैं, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, अप्लाई करना है GST के लिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए फाइल करना पड़ेगा. तो आप जब अपॉइंटमेंट करोगे आप ऑडिटर की, तो आपको ADT 1 में करना है, ये विद इन 30 डेज. इंपॉर्टेंट टाइमलाइन. आपको अपने बैंक अकाउंट खोलने हैं, तो यू हैव टू यूज द डिटेल्स फ्रॉम MCA टू ओपन अ कंपनी बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका नाम MCA पे रजिस्टर रिजर्व हुआ है ना, रन हुआ है. ठीक है. फिर आपको इशू करना है शेयर सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आपको फिर स्ट्रेटेजी रजिस्टर्स मेंटेन करना है एज पर कंपनीज एक्ट. यू अप्लाई फॉर GST. अगर आपने और अगर नहीं करा है तो आपको पता चलना होना चाहिए कि आपका ऑलरेडी एजाइल प्रो F का पार्ट था अप्लाई करना GST के लिए. और अगर आप और उसके बाद आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए भी फाइल करना पड़ेगा, दैट इज इनकॉर्पोरेशन 20. फॉर्म का नाम है यहाँ पर INC 20A और ये विद इन 180 डेज में आपको ये करना होता है. Now let's talk about what is ROC. ROC is a registrar of company. Is an office. It is an office. It is an institute under MCA. ये MCA के अंदर एक ऑफिस बनाया गया. That is Government of India. उसके अंदर एक ऑफिस बनाया गया. It deals with the registration and regulations of company. जितनी भी रजिस्ट्रेशन है कंपनीज की, प्लस जितनी भी रिलेटेड रेगुलेशंस है, जितनी भी रजिस्ट्रेशन है और किसी भी कंपनी की कोई भी रेगुलेशन है, ये सब कहाँ कौन देखेगा? ये सब देखेगा ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑफिस है. किसके अंदर बना था ये? MCA के अंदर. मतलब बेसिकली कंपनीज को देखने के लिए जो मेजर बॉडी है वो है MCA. जो कंपनीज को देखने के लिए बॉडी है वो MCA ने अपने अंडर बनाया एक ऑफिस जिसको नाम दिया ROC. अब ROC हर प्रकार की कंपनी की रजिस्ट्रेशन और उसकी रेगुलेशंस को चेक रखेगा उस पे और उसको देखेगा. तो आप जब भी आप कंपनी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको किसको एड्रेस करना है? आपको एड्रेस करना है ROC को, क्योंकि सब काम कौन देख रहा है? ROC देख रहा है. क्या फंक्शन है ROC के? ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में मदद करता है. ये मेंटेन करता है कंपनी के सारे रिकॉर्ड. ये रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन भी यही करता है, यही चेक करता है कि सब काम ठीक हो रहा है क्या, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट. ये कौन चेक करता है? ROC ही चेक करता है. ये एक्शन लेता है डिफॉल्टिंग कंपनीज के अगेंस्ट. ये फाइल और स्टोर करता है कंपनी के फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स. मतलब बेसिकली ये आपका सब कुछ कंपनी का कौन देख रहा है? ROC ही देख रहा है. फॉर्म्स तक किसके पास हैं? ROC के ही पास हैं. समझे आप? MCA तो एक गवर्निंग बॉडी है, सिर्फ उसने अपने अंडर एक ROC एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक ऑफिस बनाया. ये ऑफिस सब कुछ देखता है. एनी
all sort of registration and regulations with for the companies. Who takes care of it? ROC. अब ROC forms के बारे में हम बात करते हैं. This whole class we will dedicate for explaining ROC forms. Now companies need to file various forms with ROC from time to time. टाइम टू टाइम कंपनी को आरओसी के साथ बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं फॉर कंप्लायंस, इवेंट्स, चेंजेस एंड एनुअल फाइलिंग. कुछ भी रीजन हो सकता है. कंप्लायंस करना है मुझे, कुछ हर साल करना ही करना है, ये वाला फॉर्म भरना ही भरना होता है. मैं अगर एनुअल फाइलिंग कर रही हूँ तो मुझे वो फॉर्म भरना ही पड़ेगा. कोई इवेंट आ गया, कोई चेंजेस हो रहे हैं, कुछ एनुअल फाइलिंग करनी है, तो मुझे ये सब फॉर्म्स भरने ही पड़ेंगे. किसके साथ भरनी पड़ेगी मुझे ये? I have to file these with ROC. ठीक है. पहला फॉर्म है स्पाइस प्लस इनकॉर्पोरेशन 32. अभी देखा मैंने, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझे फॉर्म लगता है. फिर है INC 33, 34. ये ई मेमोरेंडम है और ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है. एजाई प्रो है. एजाई प्रो एक रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, पीएफओ का, ईएसआई का और प्रोफेशनल टैक्स और बैंक अकाउंट का. Then there is INC 9. INC 9 is a declaration by subscribers and directors. कहाँ गया ये? INC 9 में गया. ये थे सारे आपके इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स. ऐसे ही आपके बहुत सारे एनुअल कंप्लायंस फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि AOC 4. ये किस लिए होता है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने के लिए. Then there is MGT 7. ये आपकी एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए होता है. Then there is MGT 7A. ये एनुअल रिटर्न होता है फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज. ADT 1 is for appointment of auditors. Then we had event based forms. क्या होता है? ये सिर्फ तभी होंगे जब ये सर्टेन इवेंट्स अकर होंगे. अगर इवेंट नहीं हो रहा तो भरने की जरूरत नहीं है. अगर इवेंट हो रहा है तो भर दो. तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा. जैसे कि DIR 3 आप एप्लीकेशन दे रहे हो डिन के लिए. DIR 12 आप अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन चेंज ऑफ डायरेक्टर कर रहे हो. पास 3 ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो आपने शेयर्स अलॉट करे उनकी रिटर्न भर रहे हो आप. एंड देयर इज SH 7 दैट इज ऑल्टरेशंस इन शेयर कैपिटल. MGT 14 इट इज फॉर फाइलिंग रेजोल्यूशन पोस्ट बाय बोर्ड या शेयर होल्डर्स. देन देयर इज इनकॉर्पोरेशन 22 चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस. एंड देयर इज CHD 1 या CHD 9 इट इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. जैसे आपने लोन लिया, सिक्योरिटी दिया, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए. Then CHD 4 it is for satisfaction of charge when loan is repaid, जब आपने लोन को वापस कर दिया तब. Then there are other important forms like DIR 5, DIR 6, MSC 1, MSC 3, Incorporation 20A. ये सारे जब इवेंट होगा तब करेंगे. जैसे DIR 5 जब आप सरेंडर करोगे दिन तक करना है. चेंज करोगे पर्टिकुलर्स में किसी दिन के तो DIR 6 भरना. एप्लीकेशन फॉर डोरमैट सर्वर स्टेटस, कि मेरा जो स्टेटस है उसको डोरमैट कर दो, मैं एक्टिवली काम नहीं कर रहा हूँ. देन रिटर्न फॉर डोरमैट कंपनी, उनकी जो रिटर्न्स भरती है डोरमैट कंपनीज की वो कहाँ भरती है? MSC 3 में भरती है. डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहाँ डिक्लेयर करते हो? ये सारी न्यू कंपनीज के लिए मैंडेटरी है. ये 20 इनकॉर्पोरेशन 20A में आप डिक्लेयर करते हो. अब हम लोग बेटा एक फॉर्म जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस दैट फॉर्म इन डिटेल्स. फॉर्म विच इज इम्पोर्टेंट एंड इट विल बी यूज्ड, जिसकी आपको नॉलेज होनी बहुत 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 जरूरी है. उस फॉर्म को अब हम डिटेल्स से समझेंगे. चलिए आइए डीप डाइव करते हैं, देखते हैं हमारे पास एग्जैक्टली क्या है. सबसे पहले बात करें इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स की. इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स में these forms are used at the time of registration of a company. जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे जैसे ही अपने कंपनी का, तो आपको इंडियन फॉर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है. सबसे पहले स्पाइस प्लस इनकॉर्पोरेशन 32. स्पाइस का मतलब है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस. क्या है इसका मतलब? एक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. इसका पर्पस क्या है? इनकॉर्पोरेट्स अ कंपनी विद इंटीग्रेटेड सर्विसेज. इंटीग्रेटेड सर्विसेज है GST, PO, a lot of other services, right?
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो ahead and enroll yourself. Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. लीगल प्रोविजन क्या है इसका? ये सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट से प्रोविजन इसका लीगल प्रोविजन इसको अडहेयर करता है। क्या क्या सर्विसेज है? नेम रिजर्वेशन हो जाता है इसमें पार्ट ए में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो रन की सर्विसेज कर लीजिए, वरना पार्ट ए में आप नेम को यहाँ पर आप रिजर्व करा सकते हैं। और पार्ट बी में आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं। वहाँ पर पैन, जीएसटी नंबर, ईपीएफओ नंबर, ईएसआईसी नंबर, बैंक अकाउंट, प्रोफेशन टैक्स एटसेट्रा आप कर सकते हो। प्रोफेशन टैक्स और बैंक अकाउंट ये आपका कहाँ से जाता है? एजाइल प्रो एस से होता है। ये सारी चीजें पैन, जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, बैंक अकाउंट, प्रोफेशन टैक्स सब एजाइल प्रो एस फॉर्म होता है, दूसरा उससे होता है। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें अटैच करके देनी होती है स्पाइस में। पहला देना होता है आपको इनकॉर्पोरेशन 32, 33 एंड 34, दैट इज ईएमओए एंड ईएओए। आपको आईडी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स देने होते हैं, एड्रेस प्रूफ देना होगा, एनओसी देना होगा फ्रॉम द ऑनर अगर रेंटेड प्रेमिसेस है, और डिक्लेरेशन देना होगा एक INC 9 फॉर्म में। तो यहाँ कितने फॉर्म्स देख लिए आपने? आप एक स्पाइस का पार्ट ए देखा आपने फॉर नेम प्रिजर्वेशन, पार्ट ए हो गया ये इसके लिए, पार्ट बी हो गया कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, एजाइल प्रो एस हो गया इन सारी सर्विसेज के लिए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3rd और 4th ये हो गए आपके INC 33 एंड 34 फॉर EMOA एंड EAOA। उसके अलावा आपने 5th दिया है INC 9, जिसमें आपने एक डिक्लेरेशन दिया है। तो ये स्पाइस प्लस करते ही आपको इतने सारे फॉर्म साथ में भरने पड़ गए, राइट। अगली हम बात करें एजाइल प्रो एस की। इसका पर्पस है लिंक करना है आपको जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, प्रोफेशन टैक्स एंड बैंक अकाउंट को। ये मैंडेटरी है नेचर में, इट इज मैंडेटरी विद स्पाइस। इसका रूल 38 गवर्न करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम AOC 04 की बात कर रहे हैं, AOC 4 की बात कर रहे हैं। इसके और भी वेरिएंट्स होते हैं, AOC 4,
XBRL, AOC4, CFS, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। इसका मेजर जनरल नेम है AOC4, मतलब इसका ये किसको एप्लीकेबल है, ये सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जो XBRL भर रहे हैं उनको छोड़ के, क्योंकि अगर आप XBRL भर रहे हो तो आपको AOC XBRL भरना पड़ेगा, ठीक है। अब XBRL फॉर्म क्या होता है, ये तभी XBRL फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है। XBRL फॉर्मेट तभी के तभी एप्लीकेबल है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है और आपका पेड अप कैपिटल मोर देन 5 CR है या टर्नओवर 100 CR है। किस किस को एप्लीकेबल है, एक तो लिस्टेड कंपनीज को और दूसरा आपका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 CR है या फिर आपका टर्नओवर मोर देन 100 CR है। इनको क्या एप्लीकेबल होता है, इनको XBRL फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है। अब CFS यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर होल्डिंग कंपनी, AOC04 CFS किसको भरना है, जिनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी। इसकी स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है, सेक्शन 137(1) में और रूल 12 में दिया गया है कि आपको ये फॉर्म्स भरने हैं। क्या अटैच करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करेंगे, बोर्ड की रिपोर्ट अटैच करेंगे, ऑडिटर की रिपोर्ट अटैच करेंगे, CSR रिपोर्ट अटैच करेंगे अगर एप्लीकेबल है, AGM का नोटिस अटैच करेंगे और डायरेक्टर की रिपोर्ट अटैच करेंगे। बेसिकली ये फॉर्म हर साल भरोगे। देखो आज देखते हैं कहाँ आता है AOC04। AOC04 आया था आपका एनुअल कंप्लायंस फॉर्म है, ये एनुअल कंप्लायंस फॉर्म है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिल करने में आपका ये मदद करता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिल करने में मदद करता है। ये सारी की सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर जो XBRL फॉलो करते हैं। और XBRL कौन फॉलो करते हैं, जो लिस्टेड कंपनी होती है एंड जिनका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 CR या फिर आपका टर्नओवर 100 CR है या उससे ज्यादा है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई, आपको XBRL भरना पड़ेगा। CFS यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर होल्डिंग कंपनीज ओनली, है ना। स्ट्रैटेजी मैंने आपको प्रोविजन बता दिया, क्या क्या अटैच करोगे इसमें आप। ये हर साल जब मैं अपनी फाइलिंग करती हूँ तो मुझे ROC में भी फाइल करना पड़ता है। क्या क्या फाइल करोगे, मैं हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल कराऊंगी। साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ गया, आपका P&L, बैलेंस शीट, CFS, नोट्स टू अकाउंट्स सब आ गया यहाँ पर, ठीक है। आपका बोर्ड का रिपोर्ट आ गई, ऑडिटर का रिपोर्ट आ गया, CSR रिपोर्ट अगर एप्लीकेबल है, AGM का नोटिस आया और डायरेक्टर की रिपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको AOC4 में, ये मैंडेटरी नेचर का है फॉर्म, मैंडेटरी है ये, ठीक है। सर्टिफिकेट्स, आपको सर्टिफिकेशन लेनी है, किससे लोगे सर्टिफिकेशन, कौन बनाएगा ये, ऑडिटर रिपोर्ट फाइनेंशियल, कौन सर्टिफाई करेगा इसको, CA CMA CS, मैंडेटरी है एक्सेप्ट जो OPCs हैं और स्मॉल कंपनी है उनको मैंडेटरी नहीं है ये कराना, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या है, AOC04 के साथ आपकी ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पे आपको पर फॉर्म पैसे लगते हैं जो अप्रोक्स 200 से 600 रुपए पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या एरर्स हैं जो लोग यूजुअली करते हैं, कॉमन एरर्स जो हैं, ये DSC नहीं लगाते, DSC लगाना भूल जाते हैं, या फिर इनके बैलेंस शीट और P&L में मिसमैच होता है, या फिर इनका कुछ अटैचमेंट है ऑडिटर रिपोर्ट का जो मिसिंग हो जाता है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, यू शुड ट्राई एंड अवॉइड दीज मिस्टेक्स, यू शुड ट्राई एंड अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ओके। चलिए ये हो गया, AOC4 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट MDT7 और MDT7A, ये एनुअल रिटर्न है, ये भी मैंडेटरी है नेचर में, ये भी मैंडेटरी है नेचर में, ठीक है। जब भी आप एनुअल रिटर्न भरेंगे तो आपको MDT7 या MDT7A में ही भरनी है, सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है ये। MDT7A इज फॉर OPCs एंड स्मॉल कंपनीज, MDT7 हो गया अदर देन स्मॉल कंपनीज एंड OPCs, ठीक है, और MDT7A हो गया फॉर OPCs एंड स्मॉल कंपनीज। ये सेक्शन 92 प्लस रूल 11 से गवर्न होता है। इसमें आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है कि आपका शेयर होल्डर का क्या पैटर्न था पूरे साल, अगर क्या कोई चेंज हुआ है क्या डायरेक्टरशिप में थ्रू आउट द ईयर,
कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं आपके, एजीएम की डिटेल्स बतानी है, सीएसआर एक्टिविटी बतानी है और आपको केएमपीज बताने हैं। ये सारी चीजें आपको इस फॉर्म के साथ डिटेल्स डिस्क्लोज करनी है। क्या क्या अटैच करोगे आप, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, आपको एनुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट्स भी देने पड़ेंगे और अगर MGT 8 मांगा तो वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट MGT 8 सिर्फ तभी चाहिए होता है जब आप लिस्टेड कंपनी है या फिर आपका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है और टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 10 करोड़ से ऊपर हो या फिर टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ऊपर हो या फिर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, MGT 8 देना पड़ेगा, राइट। ड्यू डेट क्या है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एनुअल रिटर्न भरनी है विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। जब आपका एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके विद इन 30 डेज आपको ये MGT 7 या 7A भरना ही भरना है। इट इज मैंडेटरी इन नेचर, ऑप्शन नहीं है इसके साथ कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज ADT 1 ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। जब भी आप ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो आपको ADT 1 भरना है। जब भी आप ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो क्या भरना है आपको, ADT 1। आफ्टर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट, जब पहली बार आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे या फिर उसको रीअपॉइंट करेंगे तो क्या भरना है आपको, ADT 1। सेक्शन 139 इसको गवर्न करता है। रूल 4 इसको ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स इसको गवर्न करता है। इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, आपको लगाना है कंसेंट ऑफ ऑडिटर कि हाँ भैया आई एम रेडी टू बी योर ऑडिटर। बोर्ड या शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा क्योंकि या तो वो शेयर होल्डर्स है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस अपॉइंटमेंट को वैलिडेट करा होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर देखना पड़ेगा कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये भी लगाना पड़ेगा। अब क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं ADT 1 में जो लोग करते हैं, दैट इज नॉट अटैचिंग द कंसेंट या फिर लेट फाइलिंग करते हैं या फिर लेट फाइलिंग। अच्छा, इसकी ड्यू डेट क्या है, 15 दिनों के अंदर अंदर इसकी स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, स्ट्रिक्ट, दैट विद इन 15 डेज यू हैव टू फिल फॉर्म ADT 1। आपको सबमिट करना है ADT 1, बट अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर कौन है, फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज होगा, इनकॉर्पोरेट करा लिया आपने अपने आप को, ठीक है, तो विद इन 30 डेज आपको बोर्ड से अपॉइंटमेंट मिलेगी एज, तो तब आपको ADT 1 नहीं भरना, सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के टाइम पे, सिर्फ तब अगर बोर्ड कर रहा है अपॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं दैट फॉर्म इज DIR 3। इसमें क्या होता है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिन के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको DIR 3 भरना है। कौन भरता है इसको, इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू बिकम डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं लोग वो DIR 3 के लिए अप्लाई करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको पैन देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा, अपनी फोटोग्राफ देनी पड़ेगी और CA या CS से सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी और वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट DIR 12। ये डायरेक्टर और KMP में अगर कुछ चेंज हो गया, या तो आपने डायरेक्टर चेंज कर दिया या की मैनेजरल पर्सोनल को चेंज करा है, तब भरना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, यूज क्या है इसका, अपॉइंटमेंट होता है DIR 2, जब आपने कंसेंट लिया था वो लगाना है, डिन लगाना है, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजिग्नेशन के टाइम पे रेजिग्नेशन लेटर और प्रूफ ऑफ डिटैचमेंट। चेंज इन डेजिग्नेशन अगर हो गया, अगर आपका डेजिग्नेशन चेंज हुआ है तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या क्या अटैचमेंट है, DIR 2 लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन एंड इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, ये सेक्शन 170 गवर्न करता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट PAS 3, पास 3। क्या हुआ है, लोगों ने आपकी कंपनी है, Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली।
आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मोर देन 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी विद शार्पअप। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी एक कंपनी है, इस कंपनी में शेयर्स आपने लोग बोला है कि आओ मेरे अंदर आके आप शेयर्स खरीदो, इन्वेस्ट इन मी, राइट। सो सम 100 पीपल अप्लाइड फॉर योर शेयर्स, बट आप अलॉट कर सकते हो सिर्फ 60 शेयर्स। सिर्फ 60 शेयर है जिनको आप अलॉट कर सकते हो। तो आपने निकाले ही 60 शेयर है, तो 100 लोगों ने अप्लाई करा, तो जो 60 ही लोगों को आप अलॉट कर पाओगे ना शेयर्स, बाकी 40 लोगों को आपको रिफंड देना पड़ेगा, राइट। तो जो 60 लोगों को आपने शेयर दिए हैं, इनको बोलती हूँ मैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि मैं अलॉट सिर्फ 60 शेयर कर सकती थी, मैंने 60 ही निकाले थे। तो ये जो अलॉटमेंट करी है, इसको मैं PAS 3 में करती हूँ। मुझे फॉर्म भरना पड़ता है एक PAS 3 फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये कौन से सेक्शन गवर्न कर रहा है इसको? सेक्शन 39 गवर्न कर रहा है। द पर्पस इज अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स। जो न्यू शेयर्स आपने अलॉट करे हैं उसके लिए आप कर रहे हैं। सेक्शन 39 गवर्न करता है। आपको बहुत सारी अटैचमेंट्स लगानी पड़ती हैं। जिन जिन अलॉटीज को आप ये शेयर्स दे रहे हो, जो 60 लोग हैं जिनको आप अलॉट कर रहे हो शेयर्स, उनकी लिस्ट दो। बोर्ड या शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन दो। वैल्यूएशन रिपोर्ट दो अगर प्रेफर्ड अलॉटमेंट है तो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो वैल्यूएशन की रिपोर्ट दो और शेयर सर्टिफिकेट दो अगर आपने इशू करा है तो। क्या ड्यू डेट है इसकी? विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करी 15 दिन के अंदर अंदर पास 3 भर दो। डिले कैन रिजल्ट इन पीनल इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर इशुएंस। अगर आपने ये कर दिया ना गड़बड़, तो आपके ऊपर बहुत हैवी पीनल इंटरेस्ट लगता है और रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर इशुएंस लगती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, दैट इज SH7। SH7 नेक्स्ट फॉर्म इज SH7। SH7 इज चेंज इन शेयर कैपिटल। अगर आपने शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दी, रिड्यूस कर दी, स्प्लिट कर दिया या कंसोलिडेट कर दी, इन चारों में से कोई भी चीज कर दी आपने अपने शेयर कैपिटल के साथ, तो आपको क्या भरना पड़ेगा? SH7 मतलब शेयर होल्डर 7। इसकी ड्यू डेट होती है विद इन 30 डेज ऑफ चेंज।
जैसे ही कुछ चेंज हुआ उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये भरना होता है। आपको क्या क्या साथ में देना पड़ेगा, आपको जो आपके एमओए ऑल्टर हुआ है वो देना पड़ेगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, और वैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट MGT 14। MGT 14 इज अ फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस। जो भी रेजोल्यूशन हुआ है उसको आपको फाइल करना पड़ता है ROC के साथ। आपने कोई रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है, आपने कोई रेजोल्यूशन पास करा या तो बोर्ड मीटिंग में या फिर शेयर होल्डर मीटिंग में, राइट। अब क्या ROC को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई रेजोल्यूशन पास करा है? आपको उसको उस रेजोल्यूशन को ROC के विद ROC यू हैव टू फाइल दैट, राइट। यू हैव टू फाइल दिस रेजोल्यूशन विद ROC के पास जाओ और ये रेजोल्यूशन फाइल करो, तभी तो ROC को पता चलेगा कि आपकी कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो अगर आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है तो फॉर इशू ऑफ शेयर्स, बोरोइंग्स एटसेट्रा, तो आपको MGT 14 भरना है। अगर आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है फॉर ऑल्टरेशन इन AOA, MOA, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी एटसेट्रा, तो भी आपको MGT 14 भरना पड़ेगा। फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? इट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। आपने रेजोल्यूशन पास करा, विद इन 30 days फाइल MGT 14 विद ROC। और क्या क्या अटैच करना पड़ेगा आपको? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन करना पड़ेगा अटैच, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगी, एक ऑल्टर्ड MOA और AOA होगा अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर, तो वो आपको साथ में अटैच करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इनकॉर्पोरेशन 22, दैट इज INC 22। अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा है, अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया तो आपको INC 22 भरना पड़ेगा। अगर आपने विद इन द सेम सिटी चेंज करा है अपना ऑफिस, मतलब आप दिल्ली में हैं और आपने दिल्ली में ही चेंज करा है, पहले आप वेस्ट दिल्ली में थे और अब आप साउथ दिल्ली चले गए, या फिर पहले आप साउथ दिल्ली में थे अब आप वेस्ट दिल्ली चले गए, हाउएवर इट इज। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन देना है और फॉर्म INC 22 देना है। क्या देना है? बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ेगा और फॉर्म INC 22 देना पड़ेगा। बट आपने दो अलग अलग सिटी में अब अपना चेंज कर लिया, अब आपने अलग सिटी में चेंज कर लिया है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। आपकी एक सिटी थी पहले X, अब सिटी है Y। पहले सिटी थी आपकी X, अब सिटी है आपकी Y। सिटी की बात कर रही हूँ मैं, स्टेट की बात नहीं करी। क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ मैं? क्योंकि अक्सर हम लोग स्टेट की बात कर रहे होते हैं, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी। ठीक है, पहले आप एक सिटी में थे और अब आप दूसरी सिटी में, जैसे पहले आप हरिद्वार में थे और अब आप रुड़की में आ गए हैं। इन दोनों की जुरिस्डिक्शन बट किसकी है? ROC जुरिस्डिक्शन लगती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जुरिस्डिक्शन है, मतलब सेम डिफरेंट सिटीज हो गई बट ROC की जुरिस्डिक्शन सेम है। ROC अभी भी उसी जुरिस्डिक्शन में, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन दोगे प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन दोगे। क्या दोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन दोगे प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन दोगे। मतलब सिटी तो चेंज हो गई बट जुरिस्डिक्शन अभी भी सेम है। जुरिस्डिक्शन ऑफ ROC अभी भी सेम है। तो आपको क्या देना है? बोर्ड रेजोल्यूशन देना है प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन देना है। बट अगर डिफरेंट ROCs हो गई स्टेट की, यानी कि जुरिस्डिक्शन ही चेंज हो गया ROC का, पहले आप दिल्ली में थे और अब आप हरियाणा में चले गए हैं, जुरिस्डिक्शन हो गया चेंज, तब आपको क्या करना है? तब आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। क्या लगेगा आपको? रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। तब आपको फॉर्म INC 23 भी साथ में भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा आपको? फॉर्म INC 23। ठीक है, क्या क्या अटैचमेंट लगेगी? आपको अटैचमेंट लगेगी यूटिलिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 months, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है पर 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। NOC फ्रॉम ऑनर लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा और रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड या शेयर होल्डर्स का एक रेजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है हमारे पास। अब है हमारे पास CHG 1, CHG 4 या CHG 9। अगर आपका चार्ज हो रहा है मैनेजमेंट, यानी कि आपने लोन लिया है, कोई सिक्योरिटी है, तो उस चीज पे अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो ना, चार्ज क्रिएट कर रहे हो यानी कि लोन सिक्योरिटी ले रहे हो, तो
तो आपको क्या भरना पड़ेगा CHG1, ठीक है, आपको क्या भरना पड़ेगा CHG1 इफ यू देयर इज अ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, लोन लिया है सिक्योरिटी पर, ठीक है। जब आप इसको चार्ज को सेटिस्फाई कर दोगे, यानी कि जब रीपेमेंट कर दोगे, तो क्या भरना पड़ेगा CHG4। और अगर आपने डिबेंचर्स करे हैं इशू या फिर चार्ज बाय कंपनी है तो करोगे आप CHG9। तीनों का मोटिव समझ आ गया, तीनों का मोटिव समझ आ गया। अगर लोन सिक्योरिटी कर रहे हो तो CHG1, जब इसको रीपे करोगे तो CHG4, अगर डिबेंचर है तो CHG9। CHG1 और 9 के लिए तो ड्यू डेट होती है 30 डेज और CHG4 के लिए भी होती है 30 डेज ही होती है, मतलब तीनों के लिए आप 30 डेज की ड्यू डेट लेके चलो। क्या क्या लगाना है, लोन का अग्रीमेंट लगाओ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज लगाओ, बोर्ड का रेजोल्यूशन लगाओ और NOC फ्रॉम लेंडर लगाओ। अगर CHG4 है तो लेंडर से एक NOC लो कि हाँ भैया इसने सब कुछ वापस कर दिया है, नाउ दिस इज अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द वेंडर। अगर आप नहीं करेंगे तो द पेनल्टी इज वेरी वेरी हाई विच कैन गो अप टू ₹5 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि देयर इज अ लोन चार्ज, लोन ऑन सिक्योरिटी, दैट इज वाई, इसीलिए लोन सिक्योरिटी है, लोन की बात है, पैसा इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए 10 पेनल्टी इज ऑल्सो वेरी हाई, इट इज अप टू ₹5 लाख प्लस साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। सो बेटर कि आप इसको विद इन 30 डेज प्लीज फाइल दिस विद ROC बिकॉज ROC डजंट टेक दीज थिंग्स लाइटली एंड बिलीव मी ROC की सारी पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट टैक्स जितने भी इंटरेस्ट हैं, दे आर वेरी हाई एंड दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डेडलाइंस। चलिए अब हम बात करें INC 20A की। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि भाई अब हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया है, द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज स्टार्टेड, इट इज मैंडेटरी इन नेचर, ये हर किसी को भरना ही भरना है अगर आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करा है। सो ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, जितनी भी कंपनीज का शेयर कैपिटल है उनको ही भरना पड़ेगा। इसकी एक टाइम लिमिट है, दैट इज विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 180 दिन के अंदर अंदर आपको ये भर के देना है। सेक्शन 10A और रूल 23A में दिया हुआ है क्या क्या लगेगा, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी शोइंग शेयर कैपिटल डिपॉजिट, कि भाई हाँ हमारे पास इतना शेयर कैपिटल आ चुका है, और प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस साथ में आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं फिल करा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं फिल करा तो हम कंपनी को डिफंक्ट मान लेंगे और आपको लाइबल कर देंगे, स्ट्राइक ऑफ तक कर सकते हैं ये लोग आपको, दे कैन इवन स्ट्राइक यू ऑफ द रजिस्टर, दे हैव दैट मच पावर। सो प्लीज fill this 20A if you are a company having share capital. And let's talk about MGT7, that is certificate of annual return, already हम पढ़ चुके हैं। अगर आप listed है या फिर आपका paid up share capital more than 10 CR है, more than equal to, या फिर ये है आपका 3 कंडीशन हो गई, कंडीशन 1, 2 या 3, कुछ भी फुलफिल कुछ भी हो गया तो आपको बेसिकली तो कंडीशन 2 ही है, कंडीशन 1 एंड 2, या तो आप लिस्टेड हो गए, अगर अनलिस्टेड हो तो पेड अप शेयर कैपिटल आपका 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको क्या भरना है MGT8। कौन सर्टिफाई करता है इसको, CS सर्टिफिकेट देता है, इसको सर्टिफाई करता है कि हाँ जी आपको MGT8 भरना है। और आपको क्या कंटेंट होगा इसका, आपको कॉन्फर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, भाई हाँ आपने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं, सब बोर्ड मीटिंग टाइमली हो रही है, सब शेयर होल्डिंग हो रही है, सब हो रहा है, ये कॉन्फर्मेशन लिख के देता है। कौन लिख के देता है, CS लिख के देता है। 2 कंडीशन है, या तो आप लिस्टेड कंपनी है, अगर अनलिस्टेड है तो इन दोनों में से कोई एक चीज अगर पूरी हो रही होगी, या तो आपका PSC 10 करोड़ होगा या उससे ज्यादा होगा, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। बहुत सारे और फॉर्म्स भी हैं जैसे DIR 5,
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. DIR 6, 20A, MSc1, MSc3, FC1, FC3, FC4, Ben 2. DIR 5 आप कब दोगे? जब आप सरेंडर कर दोगे अपना सर्टिफिकेट। दिन अगर आप सरेंडर कर दोगे, अगर आपका दिन में कोई भी चेंज आ गया तो DIR 6 भरना है। 20A में डिक्लेयर करते हो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। MSc1 या MSc3 आपको डोरमैट कंपनी को देना होता है। FC1, 3 एंड 4 फॉरेन कंपनीज को देना है। FC मतलब फॉरेन कंपनीज, FC फॉरेन कंपनीज ऑपरेट कर रही है इंडिया में, तो उनको क्या भरना पड़ता है? FC1, 3 या 4 डिपेंडिंग कि वो क्या कर रही है, नेचर के हिसाब से करना पड़ता है। बेन 2 कब करना है? बेन 2 आपको डिक्लेयर करना है अपना सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। जो बेनिफिशियल ऑनर है उनको क्या करना है? बेन 2 डिक्लेयर करना है। कंप्लायंस रजिस्टर मैं एकदम आपको बता देती हूँ कब कब कंप्लायंस करना है। अगर आप अपॉइंट कर रहे हो ऑडिटर, क्या करना है? EDT1 कब भरना है? विदिन 15 डेज ऑफ AGM। वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल रिटर्न भर रहे हो MGT 7 या 7A में, तो विदिन 60 डेज ऑफ AGM भर दो भाई इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको किस में देनी होती है? EOC 4 में देनी होती है। क्या ये मैंडेटरी है? हाँ जी मैंडेटरी है। ये विदिन 30 डेज ऑफ AGM आपको फाइल करनी। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, that is task 3, within 15 days of allotment you have to submit this. अगर डायरेक्टर में कुछ चेंज कर दिया आपने तो DIR 12, 30 days from the event. चार्ज रेजिग्नेशन हुआ है आपका, चार्ज रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, तो CHG1, 30 days from creation of the charge. लोन सिक्योरिटी, अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा, नहीं करी ये चीजें, तो क्या होगा? जनरल पेनल्टी है, जनरल पेनल्टी है। This is the general penalty. Most forms have specific due days. For example, AOC is due within 30 days of AGM, right? तो इसके लिए लेट फीस लगती है 100 रुपीज पर डे। जितना ज्यादा लेट करोगे 100 रुपए लगता रहेगा। पेनल्टी ऑन कंपनी एंड ऑफिसर अलग लगेगा। 50,000 से 5 लाख तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। 100 रुपए तो लेट फीस लग रही है, पेनल्टी लग रही है 50,000 से 5 लाख तक की, कंपनी पे भी और उसके ऑफिसर्स पर भी। डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आपके डायरेक्टर को अगर ये डिफॉल्ट 3 साल तक होता रहा, कंटिन्यूस 3 इयर्स तक अगर ये डिफॉल्ट है, अगर ये कंटिन्यूस 3 इयर्स तक डिफॉल्ट है तो उसके डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम।
कंपनी को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है आरओसी अंडर सेक्शन 248 अगर उसको लगता है कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है, ठीक है ना। फॉर्म स्पेसिफिक पेनल्टी मैं आपको बता देती हूँ। AOC 4 के लिए 100 रुपीज पर डे है विच कैन गो मैक्सिमम टू 10 लाख रुपीज। MGT 7 के लिए भी 100 रुपीज पर डे है एंड इट कैन बी 50,000 टू 5 लाख। कंपनी एंड डायरेक्टर पे 50,000 टू 5 लाख रुपीज लग सकते हैं। INC 22 पे 100 रुपीज पर डे है लेट फीस और एडिशनल पेनल्टी है, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ भी करा जा सकता है। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी बात है कि आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हैं। देन वी हैव MGT 1 100 रुपीज पर डे उसकी लेट फीस है और पेनल्टी लगती है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वॉइड कर देंगे, हम अपॉइंटमेंट ही वॉइड कर देंगे अगर आपने MGT 1 नहीं भरा तो। PAS 3 पास 3 के लिए भी सेम लेट फीस है 100 रुपीज पर डे और इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी कंसिडर्ड इनवैलिड। हम मान लेंगे जो आपने अलॉटमेंट करी है, इशू करा है जो शेयर्स का, अलॉटमेंट छोड़ो जो आपने शेयर्स ही इशू करे थे उसको ही मैंने बोल दिया इनवैलिड है ये तो, क्योंकि आपने PAS 3 नहीं भरा। I'll tell you some real world scenarios and case studies. Nitin Gupta versus ROC Delhi. This is a real life case. Nitin Gupta versus ROC Delhi 2020 में हुआ था। Company failed to file AOC 4 for 3 years. 3 सालों के लिए उन्होंने AOC 4 ही नहीं भरा, एनुअल रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने अंडर सेक्शन 164(2). लेसन क्या मिला? नॉन फाइलिंग इम्पैक्ट्स डायरेक्टरशिप ऑफ ऑल कंपनीज द डायरेक्टर इज पार्ट ऑफ। उसको डिस्क्वालीफाई सिर्फ अपनी कंपनी से नहीं करा, सारी की सारी कंपनी जिसमें आप डायरेक्टर हो सबसे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। कह रहे तुमसे एक कंपनी नहीं संभल रही, दूसरी क्या संभालोगे? सब में तुम डिस्क्वालीफाइड हो अब, राइट। नेक्स्ट है ROC वर्सेस जेट एयरवेज। ROC वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड कंपनी है एक। क्या हुआ था? ये लोग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ लोन एंड डिले इन फाइलिंग CHG 1 कर रहे थे। इन्होंने ये डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं कि लोन है, लोन सिक्योरिटी हुआ है, दिखा ही नहीं रहे हैं उसको, CHG 1 ही नहीं भरा, इनको पेनल्टी लगी अंडर सेक्शन 450 प्लस ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन लगा कि अपना ऑर्डर रेक्टिफाई करो और पेनल्टी दो सेक्शन 450 की। तो एक्यूरेट चार्ट डिस्क्लोज करना चाहिए टू अवॉइड लीगल लाइबिलिटीज। इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आती, बस इन्हें CHG 1 ही तो देना था, बट इन्होंने नहीं भरा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टूल्स नीडेड फॉर फाइलिंग? फाइलिंग करें कैसे हम? तो आपको क्या चाहिए? आपको DSC चाहिए फॉर डायरेक्टर्स, DIN चाहिए डायरेक्टर्स का, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए बाय CA CS CMA फॉर मेनी फाइलिंग्स, और आपको कंपनी में मास्टर डाटा चाहिए। कैसे चेक करोगे कंपनी का मास्टर डाटा? MCA पोर्टल पे जाओ, www.mca.com लिखोगे, आपको MCA का पोर्टल खुल जाएगा, यू गो देयर एंड यू कैन चेक योर मास्टर डाटा। अब ROC फॉर्म्स को फाइल कैसे करा जाए? आप क्या करो? प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, जो सा भी फॉर्म चाहिए उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट बनाओ, लॉग इन करो MCA पर, mca.gov.in पर, डाउनलोड करो वो ई फॉर्म्स PDF फॉर्मेट में, फिल करो वो फॉर्म, उसमें अटैच करो अपने DSC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोग भूल जाते हैं, अपना DSC अटैच करना। यू हैव टू अटैच योर DSC। अपलोड करो अपना फॉर्म, पे करो फीस, और वहां पर आपको एक SRN नंबर जनरेट होगा ट्रैक करने के लिए कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुंचा। क्या है ये? सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये हर किसी को एक न्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ROC कंप्लायंस के क्या फायदे हैं? पेनल्टीज से और प्रोसिक्यूशन से आप बच जाओगे, ट्रांसपेरेंसी और लीगल स्टैंडिंग्स मेंटेन रहेंगी, आपके लोन्स और इन्वेस्टर ट्रस्ट बहुत सिक्योर रहेगा और आपकी कंपनी का रिकॉर्ड अप टू डेट रहेगा, ठीक है। कंप्लायंस किट क्या है कंपनी के लिए? मास्टर चेकलिस्ट है फॉर एनुअल कंप्लायंस, ये प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लगता है, ठीक है। आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ADT 1 में करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ADT 4 में देने हैं। ADT 1 विद इन 15 डेज देना होता है, यहाँ पे कंसेंट देना है और रेजोल्यूशन देनी है। AOC 4 में 30 डेज ऑफ AGM में आपको ये करना होता है सबमिट, फाइनेंशियल्स लगते हैं और सारी ऑडिट रिपोर्ट्स लगती हैं। MGT 7 को विद इन 30 डेज करना होता है और इसमें लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स साथ में लगता है। DIR का KYC कराना है आपको, तो 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर आपको अपना KYC कराना होता है डायरेक्टर का, इसमें आपका ID प्रूफ लगता है और पैन लगता है। CHG 1 आपको विद इन 30 डेज करना होता है, इसमें लोन का एग्रीमेंट लगता है। DIR 12 भी विद इन 30 डेज देना होता है, इसमें DIR 2 लगता है और बोर्ड का रेजोल्यूशन लगता है।
पास 3 within 15 days देना होता है, इसमें लिस्ट ऑफ अलॉटीज लगता है. MGT 14 within 30 days देना होता है, इसमें एक सर्टिफाइड कॉपी लगती है रेजोल्यूशन की. ठीक है. कॉमन कंप्लायंस स्ट्रैटेजीज क्या करिए, मेंटेन अ कंप्लायंस कैलेंडर. जैसे ये एक कैलेंडर है, एक ऐसा कैलेंडर मेंटेन कर लो. ठीक है. इससे क्या होगा, आपकी कोई भी ड्यू डेट मिस नहीं होगी. रेगुलरली अपडेट योर स्टैट्यूटरी रजिस्टर. इससे क्या होगा, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, केएमपी चार्जेस जो भी होंगे वो पता लगता रहेगा. डिजिटल फाइलिंग को आर्काइव में रखो. हमेशा हमेशा डिजिटल फाइलिंग को आर्काइव में रखिए. आपको ऑडिट में बहुत इजी होगा और आरओसी इंस्पेक्शन में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी. CACS के सिग्नेचर फॉर सर्टिफिकेशंस को यूज करिए. ये मैंडेटरी है बहुत सारी फाइलिंग्स में, राइट. आप MCA की नोटिफिकेशंस को रिव्यू करते रहिए ताकि अगर कोई रूल चेंज होगा तो आपको अपडेटेड रहोगे आप. प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सम प्रोफेशनल्स दैट आई विल गिव यू. मेमोराइज द ट्रिगर इवेंट्स एंड देयर फॉर्म्स. कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिगर इवेंट है और उसका कौन सा फॉर्म लगता है. प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ इवेंट अटैचमेंट फॉर एवरी फॉर्म. हर जैसे मैंने आपको बना के दिया, आप इस PPT को भी सेव कर लोगे ना. दिस विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Learn to use MCA portal, filing forms, checking SRNs, assess master data, view public documents of any company, regularly review the master data plus seniority details from the MCA website. ठीक है. बोनस टिप्स मैं आपको देती हूँ. मोस्ट कॉमन ROC मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं वो अपना फॉर्म वेरिएंट ही गलत यूज कर रहे हैं. उनको MGT 7 यूज करना है इंस्टेड ऑफ MGT 7A. वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिस कर जाते हैं, इनकरेक्ट CIN या पैन डाल देते हैं, इनकम्प्लीट अटैचमेंट लगाते हैं और लेट पेमेंट करते हैं जिसकी वजह से SRN रिजेक्ट हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनी and ROC forms attached to it. These were the major forms that are used in day-to-day life. इसके अलावा if you come across any form, I'm very sure I'm not left any, but if you come across any form, then you can again come to me and I can discuss that with you. So that was it from my side. I would like to end this session here. I'll meet you again in the next session. Till then, bye bye.